तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो पूरे के पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। कई जगहों पे इसकी वजह से हिंसा हो रही है और कई जगह पे अशांति का माहौल बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं वक्फ कानून के बारे में। वक्फ कानून के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आखिर वक्फ का मतलब क्या होता है, कब बनाया गया ये वक्फ बोर्ड, क्यों बनाया गया और क्या है इस पूरे के पूरे झगड़े का रीजन, आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वक्फ बेस्ड है चैरिटी के ऊपर, दान के ऊपर। हर एक धर्म में दान को, चैरिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और इस्लाम में भी चैरिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। लेकिन इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी, सदका ए जरिया। ये उस चीज को कहा जाता है जिसमें कोई इंसान किसी भी चीज को अगर दान करता है तो वो उसके बाद में भी कई पीढ़ियों तक, सालों तक किसी न किसी इंसान के यूज में, इस्तेमाल में आती रहे। एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे आपने किसी को अगर खाने के लिए कुछ दिया तो इंसान ने उस समय खा लिया, आपको उसका जो भी पुण्य मिलना था, जो भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलनी थी वो मिल गई। लेकिन अगर आपने कहीं पे कोई वाटर कूलर लगवा दिया तो अब उससे डेली लोग आके पानी पी रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक बार उसका बेनिफिट नहीं मिला, उसका जो भी दुआएं हैं, जो भी बेनिफिट है वो आपको कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहता है। और इस्लाम में अगर बात की जाए इस सदका जरिया की, तो इसमें लैंड यानी जमीन को सोर्स माना गया सदका जरिया का, कि अगर आप कोई लैंड अगर अल्लाह के नाम पे दे देते हैं तो उस लैंड को धर्म के नाम पे या फिर लोगों की भलाई के लिए यूज किया जा सकता है। वहां पे कोई स्कूल खुलवाया जा सकता है, मतलब मदरसा जैसा खुलवाया जा सकता है, कोई मस्जिद बनाई जा सकती है, कब्रिस्तान बनाया जा सकता है, जो सालों साल तक लोगों के काम आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में कई सारे स्कॉलर्स के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन यही है कि काबा शरीफ सबसे पहला वक्फ था। उस समय इसे सदका जरिया कहा जाता था और उसे माना जाता है कि वो पहला वक्फ था। लेकिन जो सबसे मशहूर इवेंट है जिसने सदका जरिया को पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, वो था 1634 एडी का। इसके बारे में जो सबसे मशहूर स्टोरी है वो यही है कि जो सेकंड कैलिफ थे हजरत उमर, ये जाते हैं हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास में और उनको जाके ये चीज कहते हैं कि खैबर में मेरे पास बहुत सारी जमीन है, उसका कुछ यूज करना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद उनसे ये कहते हैं कि इस पूरी की पूरी जमीन को वो सदका ए जरिया कर दें। ऐसा करने से जो ये जमीन है ये अल्लाह के नाम पे हो जाएगी और इसका इस्तेमाल आने वाले हजारों सालों तक अल्लाह के नाम पे होगा और यही इसका सबसे अच्छा यूज है। सदका जरिया करने का मतलब यह हुआ कि अब उस जमीन को कोई भी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, उसको किसी और के नाम पर नहीं किया जा सकता। अब वो अल्लाह की जमीन हो चुकी है। अब उसके ऊपर लोगों की भलाई के लिए, कॉमन पीपल की चैरिटी के लिए ही काम किए जा सकते हैं। उस जमीन के ऊपर अगर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया भी जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो सब की सब लोगों की भलाई के लिए ही यूज होगी। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि जो भी लैंड आपने सदका जरिया किया है, उससे मिलने वाला जो दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके रहते या आपके जाने के बाद भी आपको मिलती रहेंगी। अब खैबर की इस जमीन के सदका जरिया करने की बात दूर दूर तक फैली। पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अरबी लोग रहा करते थे वो सब इस सदका जरिया में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उनको कॉन्टिन्यूअसली ब्लेसिंग्स मिलती रहे उनके किए हुए दान की वजह से। और अरबी में ही एक वर्ड होता है वकूफा, जिसे अवक्फ या वक्फ भी कहा जाता है। और इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है किसी भी चीज को होल्ड कर देना या रोक देना। जब इस इलाके के लोग अपनी जमीनों को अल्लाह के लिए रोक रहे थे, होल्ड कर रहे थे, तो वहां की लोकल लैंग्वेज में इसे कहा जाने लगा कि वो जमीन जो है वो अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी गई है। वहां से निकल के आता है ये वर्ड वक्फ, मतलब होल्ड कर देना, रोक देना इज इक्वल्स टू वक्फ कर देना। इसीलिए ये वर्ड इतना पॉपुलर हो गया और कहा जाने लगा कि हमने वो जमीन वक्फ कर दी है। इसके बाद अगले 20 से 25 साल तक बहुत सारे लोग थे इस पूरे मिडिल ईस्ट में जिन्होंने सदका जरिया किया, अपनी जमीन को वक्फ किया।
लेकिन इसमें काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा था। लोग जो भी अपनी जमीन वक्फ कर रहे थे, अल्लाह के नाम पे रख रहे थे, उसका कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर नहीं था कि जो वो जमीन दी गई है उसे कौन देखेगा। अल्लाह के नाम तो कर दी गई है, लेकिन फिर उसकी देख रेख कौन करेगा, कोई सिस्टम नहीं था उस समय। 661 एडी के अराउंड में इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में उमैयाद डायनेस्टी का राज होता है। इस वजह से इस पूरे के पूरे रीजन में जो इस्लामिक पावर्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उस समय के जो कैलिफ थे मुआविया अली सूफियान, उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया था कि जो भी ये सदका जरिया में जमीनें दी जा रही हैं, जो वक्फ की जा रही हैं, जो भी चैरिटी के नाम पे इस्लाम में लोग दे रहे हैं, उसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये कैलिफ सूफियान ही हैं जिन्होंने इस वक्फ सिस्टम की नींव डाली। उस समय ये वक्फ वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को वक्फ सिस्टम ही नाम दिया, जिसमें उन्होंने कानून बनाए, नियम बनाए कि जो ये वक्फ की जा रही है संपत्ति, जो भी जमीन लोग कॉन्टिन्यूअस चैरिटी के नाम पे वक्फ कर रहे हैं, सदका जरिया कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करा जाएगा और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अबू सुफियान जी ने इस पूरे के पूरे इलाके में जितनी भी जमीन वक्फ की गई थी उसका एक रिकॉर्ड बनाना चालू किया कि कहां पे कितनी संपत्ति है जिसे लोगों ने वक्फ किया है, अल्लाह के नाम पे किया है। और जब उन्होंने ये लिस्ट बना ली कि कहां पे कितनी कितनी जमीन है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग बैठाए गए वहां पे, जिन्हें कहा गया मुतवल्ली। ये आज की डेट में भी होते हैं, जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज होती है उनको संभालने का सबसे पहला काम मुतवल्ली ही करते हैं। मुतवल्ली का काम यह होता था कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास बना के रखें, उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है उसका रिकॉर्ड अपने पास बना के रखें। यहां पे क्लियरली मेंशन किया जाता था रिकॉर्ड में कि किसने जमीन वक्फ की है, किसके नाम पे की है, किस पर्पस के लिए की है। ये भी होता है वक्फ में कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपनी जमीन को वक्फ कर सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखने का काम मुतवल्ली का हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पैसा आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, ये मुतवल्ली ही यूज करेगा। उसका काम सिर्फ रिकॉर्ड रखना था। वो किसी भी पैसे को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते थे। अबू सुफियान जी ने ही एक वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री भी बनाई, और मुतवल्ली जो भी डिटेल्स ये कलेक्ट करते थे, किसकी जमीन क्या जमीन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल वक्फ रजिस्ट्री में मेंशन की जाती थी। और जो नियम कानून बनाए थे उन्होंने, उसमें एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि जो वक्फ की गई जमीन होती है उसको बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकता। जो वक्फ करता है जमीन उसे वाकिफ कहा जाता है। तो चाहे वो वाकिफ हो, चाहे उसकी संतानें हो, उसकी पीढ़ियों का कोई भी इंसान हो, एक बार अगर किसी जमीन को वक्फ कर दिया गया, अल्लाह के नाम पे कर दिया गया, तो वो जमीन अब दोबारा किसी इंसान के नाम पे नहीं की जा सकती, क्योंकि अब वो जमीन अल्लाह के नाम पे हो चुकी है। ये बात इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक ने कही है। रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी अगर एक बार हो गई तो उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसकी ओनरशिप अल्लाह के नाम पे ही रहेगी, वो हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी ही रहेगी। यहां पे ये भी मेंशन किया गया था कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टी है इसका यूज किस किस काम में किया जा सकता है। जैसे रिलीजियस पर्पस में यूज किया जा सकता है, वहां पे कोई मस्जिद बनानी हो, कुछ ऐसा बनाना हो। चैरिटेबल चीजों में उसको यूज किया जा सकता है कि हेल्थ केयर का कोई चीज हो, किसी जरूरतमंद का हेल्प करना हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस से यूज किया जा सकता है, मदरसा वगैरह खुलवाया जा सकता है वक्फ की जमीन पे। कम्युनिटी वेलफेयर का काम किया जा सकता है, मतलब किसी की मदद करनी हो पब्लिक यूटिलिटीज में या फिर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट में, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है। इवन इनकम जनरेशन के लिए भी वक्फ प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। एज रेंट कर दी आपने वो जमीन, या फिर एग्रीकल्चरल काम के लिए दे दी, उससे जो पैसा आएगा उसे लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि अबू सुफियान जी ने जो ये कानून बनाए थे वक्फ को लेके, जो नियम बनाए थे, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि वक्फ से होने वाली जो हेल्प है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही की जाएगी। उन्होंने इसे मैन काइंड के लिए रखा था कि कोई भी इंसान है, अगर उसे मदद की जरूरत है, अगर उसकी हेल्प करी जा सकती है तो वक्फ के थ्रू उसकी हेल्प की जाए, इंसानियत की हेल्प की जाए। वहां पे कोई बात नहीं थी कि सिर्फ मुस्लिमों की ही हेल्प की जाएगी। हाँ, उसके ऊपर बनाई सिर्फ मुस्लिम चीजें जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मंदिर बना दिया जाएगा, उस पर बनेगा तो मस्जिद ही बनेगा, कोई दरगाह बनेगी, मदरसा बनेगा, लेकिन जो इनकम जनरेट होती है उससे पूरी मैनकाइंड की हेल्प की जाएगी। और भी उस समय कई सारे नियम बनाए गए थे कि जो भी बंदा जमीन को वक्फ कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट ओनर होना चाहिए। उसके पास खुद ये पेपर्स होने चाहिए कि जो जमीन वो वक्फ कर रहा है वो उसका कानूनन मालिक है।
ऐसा नहीं है कि कब्जा कर लिया किसी जमीन पे या फिर लोन पे ले रखी है आपने जमीन और उसे वक्फ के नाम पे कर दिया। आपकी मिल्कियत होनी चाहिए, वो जो जमीन है आप उसके मालिक हो, तभी आप उसे वक्फ कर सकते हो। और जिस समय जमीन को वक्फ किया जाएगा उसकी एक प्रॉपर डीड बनाई जाती थी, डीड ऑफ वक्फ या फिर सक अल वक्फ। जो डीड ऑफ वक्फ थी इसमें सिर्फ ये नहीं होता था कि किसने वक्फ किया, ये भी होता था कि वक्फ किस पर्पस के लिए किया गया। अलग अलग पर्पसेस होते हैं वक्फ करने के, जिसे जो वाकिफ है वो डिसाइड कर सकता है। जैसे रिलीजियस वक्फ है, वो अगर जमीन रिलीजियस वक्फ में दी जा रही है तो उसमें मदरसा बनाया जा सकता है, मस्जिद बनाई जा सकती है। चैरिटेबल वक्फ होता है जिसमें हॉस्पिटल्स हो गए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसे किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल वक्फ होता है जिसमें जो वक्फ जमीन है उसको एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए ही यूज किया जाता है। मिलिट्री वक्फ होता है जिसमें जो भी वक्फ की गई जमीन है उसको आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे ही कई सारे वक्फ होते हैं जिसमें इसको यूज किया जा सकता है। इसी में एक आता है फैमिली वक्फ। फैमिली वक्फ का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का था कि आपने जो जमीन वक्फ के नाम पे करी है, अल्लाह के नाम पे करी है, वो जमीन तो हमेशा अल्लाह के नाम पे रहेगी, लेकिन अगर उसमें कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट बनाया जा रहा है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो वाकिफ जो है उसके जनरेशंस को दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि वाकिफ जो है उसने अपनी जमीन वक्फ के नाम पे कर दी, लेकिन उसके ऊपर उसको रेंट पे दे दिया गया प्रॉपर्टी को और उससे रेंट आ रहा है, तो उस रेंट का कुछ हिस्सा वाकिफ की फैमिली को भी मिलता था। इस फैमिली वक्फ को वक्फ अल औलाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आया, उसने भी वक्फ के कानून में बहुत सारे चेंजेस किए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाया। ये पूरी सिस्टम के कहां से वक्फ चालू हुआ, वक्फ का ओरिजिन कहां से हुआ, क्या मतलब होता है वक्फ का। अब बात की जाए इंडिया में वक्फ कब आया, तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया पे आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण करके भारत की कई जगहों पे अपना अधिकार कर लिया था, तो मोहम्मद गौरी ने भारत की अलग अलग जगहों पे जो मस्जिदें थी वो और उनके आसपास के जो गांव थे उन्हें वक्फ करना चालू कर दिया। मोहम्मद गौरी था जिसने भारत में वक्फ की शुरुआत करी। अब उस समय तक जो वक्फ के नियम थे उनके हिसाब से कोई भी इंसान उसी जमीन को वक्फ कर सकता है जो उसकी खुद की जमीन हो। मोहम्मद गौरी की जमीन तो ये थी नहीं, उसने तो कब्जा करके ये जमीन हथियाई थी, आक्रमण करके ली थी। लेकिन उस समय के जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये जमीन अपनी ताकत के दम पे मोहम्मद गौरी ने जीती है, कब्जा किया हुआ इस पे, तो उसको ये अधिकार है कि वो जमीन को वक्फ कर सकता है, अल्लाह के नाम पे दान कर सकता है। इसी वजह से उस समय बहुत सारी ऐसी जमीन थी जिसे वक्फ के नाम पे कर दिया मोहम्मद गौरी ने। जो भी उस समय की मस्जिदें थी, उनके आसपास के गांव थे, नई जो मस्जिदें बनाई गई उनके आसपास की एग्रीकल्चरल लैंड थी, गांव थे, उन्हें वक्फ के नाम पे कर दिया गया। और जो ये रेवेन्यू निकल के आता था गांव से या फिर एग्रीकल्चरल लैंड से, उसी का पैसा दिया जाता था मस्जिदों की मेंटेनेंस में। जो वहां के केयर टेकर्स होते थे, उनको इमाम होते थे, उनकी सैलरी वगैरह जो होती है वो इसी वक्फ की जमीन के थ्रू दी जाने लगी। अब बात की जाए भारत में सबसे पहले वक्फ की गई प्रॉपर्टी की, तो भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही हुआ करते थे। तो पाकिस्तान के मुल्तान में जामा मस्जिद हुआ करती थी, जिसके आसपास का जो इलाका था, गांव थे, उसको और जामा मस्जिद को वक्फ कर दिया गया था और इसे भारत की पहली वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता है। और ये सब जो चीजें हैं ये फिरोज शाह तुगलक के जमाने का तारीख फिरोज डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। और तब भारत में ये ट्रेडिशन बन गया प्रॉपर्टीज को वक्फ करने का, जिसके लिए प्रॉपर फरमान निकाला जाता था, जिसमें यह मेंशन किया जाता था कि जमीन को वक्फ करने वाला वाकिफ कौन है, उस समय उस जगह का रूलर कौन है, वहां पे मुतवल्ली किसको बनाया गया है, ये सारी चीजें उस फरमान में मेंशन होती थी। और अगर इतिहास के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कई हजार एकड़ जमीन थी जो मुस्लिम शासकों ने वक्फ के नाम पे दान कर दी थी। जैसे 1576 एडी में अकबर ने लगभग 7000 एकड़ जमीन वक्फ के नाम पे कर दी थी। 1616 एडी में जहांगीर ने 560 बीघा जमीन वक्फ कर दी थी। 1631 एडी में शाहजहां ने 30 गांव वक्फ के नाम पे कर दिए। और 1676 एडी में औरंगजेब ने 200 बीघा जमीन वक्फ के नाम पे कर दी। और ये मैं अभी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगर उस समय के रिकॉर्ड्स की बात की जाए, जो रिकॉर्डेड नहीं है उन्हें तो छोड़ ही दो, जो रिकॉर्डेड है उनकी अगर बात की जाए तो 13,000 बीघा जमीन थी जो मुगल शासकों ने वक्फ के नाम पे कर दी थी। मतलब
हिंदुस्तान की जमीन है वहां पे कब्जा किया हुआ उन्होंने, और कब्जा की हुई जमीन को वक्फ के नाम पे कर दिया। उस समय भी पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले जो वक्फ कर रहा है, वाकिफ है, वो डील करता था मुतवली से। मुतवली रख रखाव करते थे जमीन का, उसको देखते थे। उसके ऊपर आते थे दीवान जो मुतवलीज को मैनेज करते थे, उनकी जो चीजें होती थी उनको देखते थे। दीवान के ऊपर आते थे काजी जो पूरे के पूरे गांव को, उस पूरे इलाके को मैनेज करते थे, वहां की जो चीजें होती थी उनको देखते थे। काजी के ऊपर होता था सदर सरकार, जो काजी होते थे पूरे इलाके के, उनको मैनेज करता था। और इन सबके ऊपर एक और सदर हुआ करता था जो इन पूरी की पूरी चीजों को, मुतवली तक के नीचे की जो चीजें हैं उन सबको देखा करता था। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि जो मुगल सल्तनत थी पूरी की पूरी, उसका कैपिटल जो था वो दिल्ली था, ठीक है ना। दिल्ली में ही बहुत सारे इमारतें बनाई गई थी, मस्जिदें बनाई गई थी। 1628 के अराउंड की बात की जाए तो जो शाहजहां थे उसने तो दिल्ली में पूरा का पूरा शहर बसा रखा था, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। आज की डेट में जो पुरानी दिल्ली है, लाल किला है, चांदनी चौक का इलाका है, ये पूरा का पूरा शाहजहानाबाद कहलाता था उस समय। इसके बाद ईयर 1656 में दिल्ली में बनाई जाती है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद और उसके आसपास की जितनी जमीन है उसे भी वक्फ के नाम कर दिया गया। मुगल सल्तनत के बाद में इंडिया में जिनका शासन हुआ वो थे ब्रिटिशर्स। तो 1750s के अराउंड में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में आना चालू किया, धीरे धीरे इंडिया में अपना राज जमाना चालू किया। तो शुरू में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने किसी भी धार्मिक मुद्दे में दखल देने से मना कर दिया। उन्होंने जो भी रिलीजियस चीजें होती थी, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुस्लिमों की हो, कोई भी हो, उसमें वो कोई दखल नहीं देते थे। जैसे अगर कोई कानून बना हुआ है, वक्फ एक्ट बना हुआ है, पहले से कोई काम उस पर चल रहा है, तो वो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते थे। इसके लिए बाकायदा रेगुलेशन ऑफ 1772 निकाला गया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि ब्रिटिशर्स कभी भी किसी धार्मिक मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, उसमें वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं। तो जो उनसे पहले की मुगल एम्पायर थी, उन्होंने जो वक्फ के कानून बना रखे थे उसमें भी किसी तरीके की छेड़छाड़ ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा नहीं की जाती। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1810 आते आते जो ये वक्फ के मैनेजमेंट के लोग थे, मुतवली हो, चाहे वहां के जो मैनेजमेंट संभालने वाले बंदे हो, इनमें करप्शन के बहुत सारे केसेस आने लगते हैं। अब क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो लोग शिकायत लेके ब्रिटिशर्स के पास में पहुंचते थे। अब अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए था। जो ये वक्फ लैंड था इसके ऊपर इनकी पहले से ही नजर थी, क्योंकि बहुत सारी जमीन को वक्फ किया हुआ था मुगल एम्परर्स ने, उससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन क्योंकि वो एक धार्मिक चीज थी, उससे छेड़छाड़ की नहीं जा सकती थी, इस वजह से अंग्रेज उससे कोई फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो जब लोग शिकायतें लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तो इन्हें एक मौका मिल जाता है, और ये 1828 में एक कानून लेके आते हैं, द लैंड रिजम्पशन एक्ट 1828। और उस समय ये वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसे भी टैक्स के अंदर लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये कि धार्मिक संस्थान थे, इनसे किसी तरीके का पैसा लिया नहीं जा रहा था। लेकिन अब 1828 के इस एक्ट के बाद में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज थी उनसे भी टैक्स वसूला जाने लगा। लेकिन इसके थोड़े समय के बाद 1857 में मंगल पांडे वाला विद्रोह होता है, जिसका जो बेस था वो धार्मिक भावनाएं ही थी। जो उस समय की गोलियां होती थी उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह किया था। ये एक रिलीजियस मुद्दा था, और जो ये वक्फ की जमीन थी ये भी एक रिलीजियस मुद्दा था। तो अब रिलीजियस फ्रंट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बैकफुट पे आ गई थी, और इस पूरी क्रांति के बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने वक्फ प्रॉपर्टीज को टैक्स के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया। तो इसके बाद ये एक नई अप्रोच लेके आते हैं, और 1864 में एक नया कानून लेके आते हैं, काजी एक्ट 1864, जिसमें ये लॉ बना दिया गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर कभी भी किसी भी तरीके का कोई केस होता है, मुद्दा होता है, तो उस मुकदमे को, उस केस को पहले काजी देखा करते थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आ जाएगा। वो इंग्लिश जज हैं, वो उन केसेस को हैंडल करेंगे, काजी हैंडल नहीं करेगा। नेक्स्ट काम किया इन्होंने 1882 में, ये एक और कानून लेके आए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882। अब जो ये एक्ट था ये वक्फ के नियमों के साथ में डायरेक्ट क्लैश करता था, क्योंकि इस नियम के हिसाब से अगर किसी भी जमीन को लीज किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी के नाम किया जा रहा है, तो जो ब्रिटिश रूल्स हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जबकि वक्फ का जो नियम थे उसके हिसाब से तो जमीन है वो अल्लाह के नाम पे की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेके आए। अब वक्फ से रिलेटेड जो भी केसेस थे वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में ही जा रहे थे। तो उसी समय एक केस आता है जिसमें एक इंसान वक्फ अल औलाद के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है।
एक ये पर्सनल डिस्प्यूट था दो लोगों का, जिसमें केस ये लेके आया जाता है कि वक्फ अल औलाद में, फैमिली वक्फ में जो पैसा है वो तो जिसने वक्फ कर रखा है, वाकिफ है, उसके लोगों को मिल रहा है, तो ये कोई धार्मिक डोनेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि धर्म के नाम पे अगर डोनेशन किया जा रहा है तो उससे आप प्रॉफिट थोड़ी अर्न कर सकते हो। ये केस काफी लंबे समय तक चलता है और इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जजमेंट लेके आती है उसमें ये वक्फ अल औलाद यानी फैमिली वक्फ को ही कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में जो सबसे बड़ा चेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है वो लेके आती है 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी करना चाह रही है, सड़क बनाना चाह रही है, ट्रेन बनाना चाह रही है, हॉस्पिटल बनाना चाह रही है, कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जा रही हो, उसके लिए वो किसी भी जमीन को एक्वायर कर सकते थे। उसके बदले में जो भी उस जमीन का मालिक है उसे कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती है उस जमीन को एक्वायर कर सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर भी लागू होता था। अब यहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है ये तो अल्लाह की प्रॉपर्टीज हैं, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी बेच के पैसा तो कोई ले नहीं सकता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने बोल दिया था कि वो किसी भी जमीन पे कब्जा कर सकती है अपना काम करने के लिए, उसके बदले में पैसे दे देगी, लेकिन पैसे मुस्लिम ले नहीं सकते थे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उस समय तक जो ब्रिटिशर्स का कैपिटल था वो कोलकाता हुआ करता था। 1911 में ये अपने कैपिटल को कोलकाता से चेंज करके दिल्ली लेके आ जाते हैं। और दिल्ली तो मुगल सल्तनत के टाइम पे ही भारत का कैपिटल हुआ करता था। वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी, सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज की गई थी। तो यहाँ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बदले में पैसे ऑफर किए गए थे, ऐसा नहीं है किए नहीं गए थे, लेकिन बिकॉज अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी है वक्फ वाली, तो वो पैसे भी मुस्लिम नहीं ले सकते थे। और उस समय जो मुस्लिम थे उन्होंने इसका विरोध किया था, इसके बारे में बहुत सारी अपील की गई थी जो आज की डेट में भी चली आ रही हैं। क्योंकि आजादी के बाद में जितनी भी जमीन थी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वो आ गई थी डीडीए के अंडर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके साथ ही साथ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के पास। तो पहले झगड़ा चल रहा था वक्फ का ब्रिटिशर्स के साथ में, फिर हुआ इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो आपने सुना होगा ना कि कई सारे केसेस हैं जिसमें जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बोल दिया जा रहा है, और कई सारी है उनको वक्फ की प्रॉपर्टी बोल दिया जा रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि जो मुगल शासक आए थे उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा किया, उन्हें वक्फ कर दिया, बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको अपने कब्जे में लिया, अपना बनाया, बाद में भारत आजाद हुआ तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास में आई। तो अब ये वक्फ बोर्ड का कहना है कि नहीं, वो तो सारी की सारी क्योंकि कब्जा करके मुगलों ने वक्फ कर दी थी तो ये तो वक्फ ही रहेंगी, जिसके बेस से अभी ये सारे केस चल रहे हैं। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पहले अपनी टाइमलाइन पे आते हैं। अब ये वो समय था जब मुस्लिम लीग भी बहुत ज्यादा पावर में आ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में उसके अलग से डायलॉग्स चल रहे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि जो वक्फ बोर्ड है इसको एक लीगल मान्यता दी जाए, क्योंकि उससे पहले तक जो वक्फ कमेटी थी, जो वक्फ बोर्ड थे, वो एक धार्मिक संस्था के तौर पे काम कर रहे थे, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था। मुस्लिम लीग इसके ऊपर काफी प्रेशर बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको एक लीगल दर्जा दिया जाए। और 1923 आते आते मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स को मनाने में कामयाब हो जाती है और ब्रिटिशर्स लेके आते हैं दी मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। और ये जो एक्ट था इसने वक्फ के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल के रख दिया। जो कॉन्टिन्यूस चैरिटी का कॉन्सेप्ट था, सदका जरिया का कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि कोई भी इंसान अल्लाह के नाम पे जमीन को दे सकता है और जमीन से पूरी की पूरी मानव जाति का, इंसानों का भला किया जाएगा। ये जो ब्रिटिशर्स एक्ट लेके आए थे इसके हिसाब से कोई भी मुस्लिम अल्लाह के नाम पे जमीन को दान कर सकता है, दे सकता है, वक्फ कर सकता है और उसका इस्तेमाल मुस्लिमों की भलाई के लिए ही किया जाएगा। तो जो ये चीज थी कि पूरी ह्यूमैनिटी आ रही थी सदका जरिया में, अब वो सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित होकर रह गई। तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली डिफाइन की गई कि जो भी जमीन वक्फ की जाएगी उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कितनी जमीन वक्फ की गई है, किसने की है, कब की है, किस पर्पस के लिए की है। जो मुतवल्ली हैं वो अगर कोई इनकम निकाल रहे हैं उसमें से तो 2000 रुपए से ऊपर की जो भी इनकम होगी उसका पूरा उन्हें हिसाब देना होगा। जो पूरी की पूरी वक्फ की जमीन है उसमें कितनी इनकम आई, कितना खर्च हुआ, सारा का सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और इस पूरी की पूरी चीज में अगर कोई घपला निकल के आता है, कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसे ब्रिटिश कोर्ट के अंदर हैंडल किया जाएगा। इसमें एक और चीज उन्होंने शामिल करी, हर स्टेट में, इंडिया में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया।
और ये बोर्ड प्राइवेट एंटिटी होते हुए भी पावर्स रखता था। और जो ये वक्फ बोर्ड थे, इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी नॉन ऑफिशियल बॉडी के तौर पे। मतलब आता ये गवर्नमेंट के अंदर ही है, लेकिन इसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने एक वक्फ फंड भी बनाया, जिसमें जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो आएगा ही। कोई भी इंसान वक्फ के नाम पे दान दे सकता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से वक्फ बोर्ड को पैसे देती थी। जब भारत आजाद हुआ, भारत के टुकड़े किए गए, तो बहुत सारे मुस्लिम फैमिली थी जो भारत में अपना सारा जमीन सब चीजें छोड़ के पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू थे जो अपनी जमीनें सब कुछ छोड़ के भारत में आए, और यहाँ पे जो पॉलिसीज थी उन्होंने सारा झगड़ा चालू किया। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने जो भी हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए थे, सारी की सारी जमीन को अपने अंदर ले लिया था कि अब वो जमीन हमारी हो गई, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उससे जैसे भी हम यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन भारत में जो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के लोग पाकिस्तान गए थे, उन्हें इवैक्यूई प्रॉपर्टी नाम दिया गया, और जितने भी लोग विस्थापित होकर पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्हें अलॉट किया जाने लगा। और सबसे ज्यादा जो ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी, ये थी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बताया मैंने, मुगल शासक ज्यादा से ज्यादा दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में रहते थे। जो मुस्लिम लोगों की संख्या थी वो सबसे ज्यादा इन्हीं रीजन्स में थी, तो यहीं से ज्यादातर लोग थे जो छोड़ के पाकिस्तान गए थे। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज बन गई थी। और उस समय इन प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत बंदर बांट होती है, बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। किसी को अलॉट कर दी जा रही है जमीन, किसी को कम की जा रही है, किसी को ज्यादा की जा रही है, कई जमीनों पर तो कब्जा कर लिया जा रहा है। फाइनली 1950 में एक कानून लेके आया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी, और ये जितने भी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज थे इन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनके रखरखाव के लिए कस्टोडियन नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहीं पे आता है नया खेल। वक्फ बोर्ड जो था वो कोर्ट पहुंच जाता है इस केस को लेके कि जितनी भी ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो यहां पे इस जमीन को छोड़ के गए हैं वो मुस्लिम लोग हैं, तो उनके पीछे से छोड़ी गई उनकी जमीन सरकार अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये अब अल्लाह की जमीन हो चुकी है, वक्फ प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। तो यहां पे एक और झगड़ा चालू हो गया कि जितनी भी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज हैं उन पे मुस्लिमों का हक माना जाए। कोर्ट में जब ये केस आता है तो कोर्ट इसकी सुनवाई करती है, और वो बोलता है कि भाई अगर आपके पास पेपर्स हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो दिखाइए, हम आपको दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जिनके पेपर्स वक्फ बोर्ड ने उस समय दिखाए, और वो जमीनें वक्फ बोर्ड को दी भी गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनके ऊपर विवाद बना ही रहा। लेकिन उस समय एक डिमांड उठने लगी जिसमें यह हुआ कि वक्फ बोर्ड को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए, ताकि वो लोग अपने वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी तौर पे मैनेज कर सकें। उस समय मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, जिसके चलते ईयर 1952 में कांग्रेस के एक एमपी थे SM अहमद काजमी, इनको ये टास्क दिया जाता है कि ये सर्वे करें पूरे के पूरे इंडिया में और पता लगाएं कि पूरे के पूरे इंडिया में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। अहमद काजमी लगभग 1 साल का समय लेते हैं और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट भी लगभग 1 साल तक काम करती है। और 21 मई 1954 के दिन वक्फ एक्ट 1954 लेके आया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल था, ये जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया मॉडल था, लगभग उसी के जैसा था। वैसे ही वक्फ बोर्ड थे, इसमें वक्फ फंड था, इसमें कमेटी वगैरह जो थी वो सारी की सारी वैसे ही थी। जो इंडियन गवर्नमेंट ने चीजें बनाई थी उसमें उन्होंने जो स्पेशल चीजें की थी वो ये थी कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हर एक स्टेट का एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक नई चीज ऐड की गई कि अगर किसी भी स्टेट में शिया मुस्लिमों के द्वारा 15% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब जितनी भी टोटल वक्फ प्रॉपर्टी उस स्टेट में है उसके 15% से ज्यादा शिया मुस्लिम के द्वारा दिया गया है, तो वहां पे 2 वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो पहले वाले अंग्रेजों के कानून में नहीं था। तो इस कानून के हिसाब से अगर वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी निर्णय लिया जाना है तो वक्फ कमेटी के 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता था। कोई एक बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि वक्फ प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा। और उस समय की गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा परेशानी वाला पार्ट ऐड किया इस एक्ट में वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि कोई भी जमीन अगर किसी मुस्लिम काम के लिए यूज की जा रही है, मतलब कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है जिसके आसपास लोग अपनी नमाज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, काफी समय से उस चीज का यूज नमाज के लिए किसी चीज के लिए हो रहा है, तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
मतलब वो जमीन ना किसी ने वक्फ को दी, ना वो वक्फ की जमीन है, हो सकता है वो सरकारी जमीन हो सकता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जो ओनर है वो कहीं बाहर रहता है, तो वहां पे अगर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, वहां पे कोई मदरसा खोल दिया गया है, वहां पे कोई ऐसी चीज कर दी गई है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे वक्फ बाय यूजर मान के वक्फ के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक और बात है कि अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है और उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो इसको डिस्प्यूट करना चाहे कि भाई मैंने तो इसे वक्फ नहीं किया है, तो 1 साल के अंदर अंदर वो इस चीज को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में कि ये जमीन जो है ये उसकी है, वक्फ की नहीं है। और जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक उस जमीन को वक्फ का माना जाएगा। और इसमें एक खास नियम था कि जब वक्फ ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा बताया, 1 साल के अंदर कोई बंदा अगर उसे कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं आता है तो वो परमानेंट वक्फ डिक्लेयर कर दी जाएगी। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, फिर उसको कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इस कानून के आने के बाद में जितनी भी वक्फ बोर्ड थे वो पूरे के पूरे इंडिया में एक सर्वे चालू कर देते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की हैं। लेकिन उस समय भारत में एक और कानून हुआ करता था जमीन से रिलेटेड, जिसे कहा जाता था लिमिटेशन एक्ट 1908, जिसके हिसाब से अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई 12 साल से ज्यादा से रह रहा है तो उसके ओरिजिनल मालिक की मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है। इसके ऊपर उसमें बहुत सारे केसेस भी हुए थे कि अगर मान लीजिए 12 साल तक कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी पे किराया देके रह रहा है तो 13वें साल में वो प्रॉपर्टी उस किराएदार की हो जाएगी, मकान मालिक का मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो वो तो मुगलों के जमाने की प्रॉपर्टी निकाल के ला रहे थे, तो ऑब्वियसली 12 साल से ज्यादा का समय उसमें हो चुका था। तो इसी वजह से 2 बार इस रूल में अमेंडमेंट किए जाते हैं। पहले इसे 30 साल तक बढ़ाया जाता है और उसके बाद वक्फ बोर्ड के लिए इसको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही मात्र ये एक्ट था, बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिनके साथ में ये वक्फ लॉ जो था ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। बहुत सारे लॉ थे, रूल्स थे जिनको इस वक्फ कानून की वजह से बदला गया, जिसका फायदा भी वक्फ बोर्ड को हुआ और वक्फ बोर्ड की जमीन बहुत ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ गई। राजस्थान में जहां 73 वक्फ प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, इस कानून के आने के बाद जो सर्वे किए गए 73 से बढ़ के वो प्रॉपर्टीज राजस्थान में 1965 हो गई। आंध्र प्रदेश में इस कानून से पहले वक्फ प्रॉपर्टीज की संख्या थी 15,300 और इस कानून के आने के बाद ये बढ़ के 35,706 हो गई। तो हर जगह पे अलग अलग जो वक्फ बोर्ड थे स्टेट वाइज, उन्होंने जमीनों को क्लेम करना चालू कर दिया और वक्फ की जमीनें बढ़ने लग गई। ये समय था, स्टेट लेवल पे तो वक्फ बोर्ड थे लेकिन कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था वक्फ बोर्ड के लिए। जो स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड थे उनमें जो मुतवल्ली हुआ करते थे, ऊपर के लोग होते थे, वो नेताओं के साथ में मिलकर, लैंड माफिया के साथ में मिलकर बहुत सारे घोटाले कर रहे थे वक्फ प्रॉपर्टीज में। उसी को सेंट्रलाइज करने के लिए CWC बनाया जाता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही थी लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे। और इस CWC को रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। थोड़े समय के बाद बहुत सारे लोग थे जो कोर्ट में जाते हैं अपनी जमीन को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, रेंट करने के लिए, तो कोर्ट में पहुंच के उन्हें ये बात पता चलती है कि उनकी जो जमीन है वो तो वक्फ के नाम हो रखी है, जिसपे वो सालों से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उनकी जमीन ही नहीं है, वो तो वक्फ के नाम पे हो चुकी है। अब होता क्या था कि वक्फ जो था वो अपने तरफ से सर्वे कर रहा था, वक्फ बोर्ड कोर्ट में गए, सरकार को बताया भाई ये है हमारी जमीन है, उनके नाम पे करी गई। 1 साल के लिए समय दिया गया। जो वक्फ बोर्ड था उसने गजट नोटिफिकेशन में निकाला, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, गांव की पब्लिक है, जिनकी खेती की जमीनें हैं, बाकी सब कुछ है, सब लोग आप भी आज के डेट में कितने गजट नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, साल भर गुजर गया, वो जमीन जो थी वो परमानेंट वक्फ के नाम पे कर दी गई। लेकिन एक्चुअली में जो वहां पे रह रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो सैकड़ों साल से वहां पे हैं, उन्हें पता ही नहीं है और उनकी जमीन वक्फ की हो चुकी है। अब मान लीजिए आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है, मतलब 50-60 साल से कोई जमीन आपके पास में है और उस जमीन को आज आप बेचने जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि वो तो 20 साल पहले वक्फ के नाम पे हो चुकी है। 20 साल पहले कोई गजट नोटिफिकेशन वक्फ ने निकाला था जो आपने पढ़ा नहीं, उसके बाद में वो वक्फ के नाम पे कर दी गई और अब वो आपकी जमीन है ही नहीं, अब तो वो वक्फ की जमीन है। उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास उसमें चेंजेस किए नहीं गए। जो मेन चीज की गई वो ये की गई कि गवर्नमेंट ने सोचा कि जो मुस्लिमों की भलाई के लिए हम काम करते हैं, अगर हम वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर काम करें तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू आता है उसे एक अच्छी दिशा में लगाया जा सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी का भला किया जा सकता है। इसके लिए वक्फ की फंडिंग चालू करी गवर्नमेंट ने। इसके बाद में
गवर्नमेंट्स वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर काम करने लगी, कोलैबोरेशन में काम करने लगी। बहुत सारे वक्फ के प्रोजेक्ट थे जो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर चालू किए गए, और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज थी, वक्फ बोर्ड थे, वो प्रॉफिट में आने लग गए। वक्फ बोर्डों को बहुत फायदा हुआ। अकेले आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड जो था उसके पास 4 करोड़ का सरप्लस अमाउंट आ गया। इसके बाद डेट आती है 26 मार्च 1976 की, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लेटर लिख के भेजते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें यह कहा गया कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पड़ी हुई हैं, उनके कंट्रोल में पड़ी गई हैं, वो या तो वक्फ को वापस कर दी जाए या फिर उसका किराया देना चालू किया जाए। सरकार, गवर्नमेंट वक्फ को किराया देगी। और ये जो लेटर था ये बहुत सारे कानूनों के खिलाफ था, तो फिर से कानूनों में बदलाव किए गए। लैंड एक्विजिशन एक्ट था, लैंड सीलिंग एक्ट था, टाउन प्लानिंग एक्ट था, लिमिटेशन एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट था, बहुत सारी चीजें थी जिनको चेंज करा गया इंदिरा गांधी जी के इस निर्णय की वजह से। इसके बाद 1 अप्रैल 1989 को एक और निर्णय आता है जो झगड़े को और बढ़ा देता है। यूपी के जो सीएम थे नारायण दत्त तिवारी जी, वो ये ऑर्डर निकाल देते हैं कि पूरे के पूरे यूपी में जितना भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, बेकार पड़ी हुई जमीन है, उसे वक्फ को दे दिया जाए। मतलब मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स की यूपी की जमीन को वक्फ को दे दिया जाए, बिकॉज वो तो काम नहीं आ रही ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है लेकिन किसी काम नहीं आ रही है, तो वक्फ बोर्ड को ही दे दो। और इसके बाद में भी अगले कई साल तक जो वक्फ बोर्ड है वो पता नहीं कौन कौन सी जमीनों पे अपना दावा ठोकते हैं। ताजमहल को बोला जाता है कि वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। बहुत सारे गांव थे जिन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था कि पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ की जमीन है। लेकिन बात वही आती थी कि जब पेपर्स दिखाने की बात आती थी कि कहाँ है वक्फ जो करार है, उसका करारनामा, कहीं कोई डीड मिलती नहीं थी। कहा जाता था कि ये तो सैकड़ों साल पुराने समय से वक्फ हो रखी हैं, इसकी पेपर कहाँ से लेके आए। 40,000 से ज्यादा केसेस थे जो कोर्ट में पड़े हुए थे इसी वक्फ बोर्ड को लेके। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी इस वक्फ एक्ट में एक मेजर चेंज लेके आते हैं। इसमें वक्फ को और ज्यादा पावर्स दी गई। एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसको कोर्ट के बराबर की ताकतें दी गई थी कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसे फाइनल माना जाएगा, उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसमें कोई कानूनी कमी ना हो। उसका जो फैसला है उसे फाइनल माना जाएगा। मतलब अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ये जमीन वक्फ की है तो वो हो गई वक्फ की। और इसमें सबसे बड़ी झगड़े वाली जो चीज थी वो ये थी कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार जमा दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ की है, तो वक्फ को यह साबित नहीं करना है कि वो जमीन वक्फ की है। जो उस जमीन पे रह रहा है, जो उस समय करंट जमीन का मालिक है, उसे प्रूव करना होगा कि ये जमीन उसकी है। मतलब कल की डेट में वक्फ बोर्ड आके आपके घर के ऊपर क्लेम कर दे कि ये आपका घर जो है आपका नहीं है, वक्फ का है, तो आपको साबित करना होगा कि वो घर आपका है। वक्फ को साबित करने की जरूरत नहीं है। और उस पर भी करेले पे नीम चढ़ा कि जब तक ये केस चल रहा है कोर्ट में, तब तक वो जमीन, वो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस इंसान पे है जो वहां बैठा है, जिसने दावा किया, उसको कुछ नहीं, दावा करके छोड़ दिया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, करते रहो साबित है कि नहीं है। और जो ये कानून था, इसमें अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं तो उसे नॉन बिलेबल ऑफेंस माना गया। इसके बाद में भी चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। जो ऑब्जर्वेशन था लोगों का वो यही था कि इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी तो बढ़ती जा रही है लेकिन मुस्लिमों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। कई सारे केसेस होते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो 2005 में एक कमेटी बनाई जाती है। ये जो सच्चर कमेटी बनाई गई थी, ये बनाई तो कई चीजों के लिए गई थी, लेकिन अगर हम सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात करें इसमें जो थी, तो सच्चर कमेटी जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उन सबको एक नोटिफिकेशन भेजती है कि आपके पास में जहां जहां आपने वक्फ प्रॉपर्टीज क्लेम कर रखी हैं, दावा कर रखा है, जो आपके अंडर में है, जो आपके पास वक्फ प्रॉपर्टीज से रेवेन्यू आता है, आप इसकी डिटेल हमें शेयर करें। और तब ये चीज निकल के आती है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनके पास तो कोई डेटा ही नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी उनकी है, कौन सी नहीं है, कहां सर्वे किया, क्या नहीं किया, उनके पास कुछ लिखा पढ़ी है ही नहीं। काफी ज्यादा माथापच्ची के बाद में लगभग 1 साल तक सर्वे किया जाता है, देखा जाता है, और उसके बाद सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। 2006 में ये रिपोर्ट लेके आई गई थी जिसने सबको चौंका के रख दिया। कमेटी ये बताती है कि उस समय तक 2006 तक वक्फ के पास में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जो मतलब वक्फ के पास में हैं, जिनके ऊपर दावा कर रखा है, जिन पे कब्जा है, वो सब चीजें उसे छोड़ दो। 4.9 लाख प्रॉपर्टीज तो है जो वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड हैं लीगली। अगर बात की जाए टोटल जमीन की तो लगभग 6 लाख एकड़ जमीन है भारत में जो वक्फ बोर्ड के नाम पे है। 6 लाख एकड़,
जिसकी अगर टोटल वैल्यू निकाली जाएगी तो 1.2 लाख करोड़ होगी। मतलब अगर 10% का मिनिमम रिटर्न भी अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए इन वक्फ प्रॉपर्टीज से। जबकि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो एनुअल प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो सिर्फ 163 करोड़ है। कहां 12,000 करोड़ और कहां 163 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला तो चल रहा है। कई सारे इंडियन स्टेट्स हैं जिनका टोटल बजट नहीं होता 12,000 करोड़, जितना टोटल रेवेन्यू मिलना चाहिए 6 लाख एकड़ से ज्यादा के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे, और मिल कितना रहा है 163 करोड़। और इसी रिपोर्ट में यह बात बताई गई कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। फिर भी अगर नॉर्मल मुस्लिम्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे हैं वो वहीं पे हैं। पूरे के पूरे भारत में जो मुस्लिम्स हैं उनमें अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी रेवेन्यू 12,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया जाए, तो भी उनकी सिचुएशन कहां से कहां पहुंच सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड अमीर होता जा रहा है, मुस्लिम नहीं हो रहे। अगर कंपैरिजन के लिए बात की जाए तो सिंगापुर में भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 200 वक्फ प्रॉपर्टीज है सिंगापुर में, और जो 200 वक्फ प्रॉपर्टीज है सिंगापुर की, इनसे रेवेन्यू मिलता है 42.7 करोड़। और इंडिया में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज है जिनका रेवेन्यू है 163 करोड़। देख रहे 200 प्रॉपर्टी का रेवेन्यू लगभग 50 करोड़ है और लगभग 5 लाख प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू निकल के आ रहा है मुश्किल से 150 करोड़। कैसे पॉसिबल है? और यहां पे पॉलिटिशियन की लिस्ट भी बहुत ज्यादा लंबी है जो अपने फायदे के लिए घोटाले करने में वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन अनवर मणिपेड्डी ने एक खुलासा किया था जिसमें उन्होंने कई सारे नेताओं के नाम लिए थे कि 2001 से 2012 के बीच में वक्फ की 27,000 एकड़ जमीन को पॉलिटिशियंस और लैंड माफिया ने लगभग 2 लाख करोड़ का स्कैम करा गया और वो जमीन जो थी वो दूसरों को दे दी गई। इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम लिया गया था, रहमान खान, जफर शरीफ, कोमरुल इस्लाम और यहां तक कि कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे भी। बात की जाए दिल्ली की तो 300 से ज्यादा केसेस हैं जो वक्फ बोर्ड ने सरकार के ऊपर कर रखे हैं कि डीडीए ने और एलएनडीओ ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उनके हिसाब से पूरे के पूरे दिल्ली में 77% लैंड जो है वो वक्फ का है। पूरी की पूरी दिल्ली का 77% वक्फ का है, जिसके ऊपर अभी भी केस चल ही रहे हैं। और 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो इन्हीं में से 123 प्रॉपर्टीज जो थी उन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि उस समय बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई थी तो वापस से ये प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के पास में आ गई। केसेस बहुत सारे हैं। कर्नाटका में बीएच रोड के ऊपर केस हुआ था, 2 मुस्लिम सेंट हैं, उनकी दरगाह के बारे में क्लेम किया गया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसमें 1906 का एक मैप प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि वहां पे पहले कोई दरगाह थी ही नहीं, ये जबरदस्ती रातों रात वहां पे बनाई गई और कब्जा करा जा रहा है। तब ये चीज जाके पास हुई कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। दिल्ली में एक फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बना दी गई थी और उसे क्लेम किया गया था वक्फ प्रॉपर्टी, बाद में उसे हटाया गया। उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां पे 450 दरगाह बनी हुई पाई गई। इसके खिलाफ बहुत सारा केस हुआ, पब्लिसिटी हुई, तब इनको चेक किया गया। तो चेक करने पे ये पाया गया कि इन 450 दरगाह में से कितनी सारी ऐसी दरगाह हैं जिनके अंदर कोई ह्यूमन बॉडी है ही नहीं, फर्जी में दरगाह बना के उसे वक्फ क्लेम किया जा रहा है। और तो और ईडन गार्डन को भी कहा जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टी है, मुकेश अंबानी के घर को ही बोल दिया गया वक्फ प्रॉपर्टी है। काशी विश्वनाथ टेंपल के ऊपर केस किया गया कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हैदराबाद का मैरियट होटल, बेंगलोर का विंडसर मैनोर होटल, वक्फ प्रॉपर्टी। और ऐसी बहुत सारी प्राइम लोकेशंस हैं। अभी मैं सिर्फ प्राइम लोकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी को तो छोड़ दो, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम चल रहा है कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके लिए एक वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया गया है, जिसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल बनाया गया जिसमें ये चीज मेंशन की गई कि किस स्टेट में किस जगह पे कौन सी जमीन है जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ताकि इलीगल जो कब्जे हैं उनको रोका जा सके। यहां पे अगर आप देखोगे तो लगभग 60,000 कंप्लेंट्स दर्ज हैं, 41,000 केसेस हैं जो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, 165 केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच चुके हैं। तो अब जो कानून लाया गया है उसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज है वक्फ बाय यूजर को हटाया जाना, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई मुस्लिम वर्ग के लिए यूज की जा रही है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। ओरल वक्फ हटाया गया है। पहले ये हो जाता था कि किसी ने भी अपने बस बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं वक्फ के नाम पे दान कर रहा हूं और हो गई वो वक्फ की प्रॉपर्टी, वो हटाया जा रहा है। ऐसा तो कोई भी आके खड़ा होकर बोल देगा कि ये जमीन है ये वक्फ के नाम पे मैंने कर दी और बंदा सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ा ले रहा है। अरे आपकी प्रॉपर्टी है नहीं है, सच में मालिक हो कि नहीं हो, पहले चेक तो कर लो।
अब जो सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड का सर्वे किया करता था, उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो गवर्नमेंट का होता है वो सर्वे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा, वक्फ बोर्ड को नहीं। और सबसे बड़ी चीज, जब तक वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, तब तक वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाएगी, वक्फ की नहीं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहां पे वो ये है कि जो रेवेन्यू आ रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज से, उसका हिसाब रखा जाए। सिंगापुर की महज 200 प्रॉपर्टीज से लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, भारत की 5 लाख प्रॉपर्टीज से मात्र 150 करोड़ का कैसे आ रहा है? अगर एक्चुअल रेवेन्यू आने लग जाए तो मुस्लिमों की ही भलाई के लिए कितने काम किए जा सकते हैं। किसी और कम्युनिटी के लिए मत करो, किसी और धर्म के लिए मत करो, मुस्लिमों की भलाई के लिए ही सही, एक्चुअल सही जगह पे काम तो हो सके। तो जो ये वक्फ है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से इंडिया आया, इंडिया में कब कब क्या क्या हुआ, मुगलों के समय में क्या हुआ, अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ, अभी की गवर्नमेंट के टाइम पे, इससे पहले क्या हुआ, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब जो चीजें चेंजेस लाए जा रहे हैं वो भलाई के लिए हैं या बुराई के लिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।